क्या चिराग पासवान का जिस तरीके के आरोप पिछले विधानसभा चुनाव में लगे थे, एक बार फिर सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है? अब नीतीश कुमार को शायद कट डाउन करने के लिए ये बीजेपी की ही एक इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो चिराग पासवान को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उनको बिहार में उतार दे। तो बिना गठबंधन के कोई जीत नहीं सकता और इंडी अलायंस का कोई गठबंधन इस समय वहां दिखता नहीं है। जितनी मर्जी भागदौड़ कोशिश राहुल गांधी कर लें, वहां कांग्रेस का कुछ होने वाला है नहीं। बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स राहुल गांधी की समझ के बाहर की चीज है। चिराग पासवान दूसरा जो सपना देख सकते हैं यहाँ पे कि बीजेपी जो है बिहार के मामले में कुछ हद तक थोड़ी सी उदार रही है कि वो सहयोगी दल को मुख्यमंत्री पद देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रही है। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चुनाव परिणाम तय करेगा कि बिहार की राजनीति क्या आकार लेने वाली है। जो कुर्मी वाला और नॉन ओबीसी वोट बैंक है नीतीश कुमार के अलावा, उसको कहीं से थोड़ी भी सेंध लगती है तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है चिराग पासवान की एंट्री से। ये एनडीए की रणनीति के तहत एक सोची समझी चाल हो सकती है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं और सियासत जोरदार अभी से दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार जा चुके हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी पिछले दिनों 6वीं बार बिहार पहुंचे थे। पिछले 6 महीने में करीब 6वीं बार उन्होंने बिहार का दौरा किया और इस बार वो पहुंचे थे सीधा नीतीश कुमार के गढ़ में। क्या रणनीति लेकर आगे चल रहे हैं उस पर बात होगी, लेकिन चिराग पासवान इन सब के बीच अपनी एक अलग दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई पार्टी चाहती है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, अपने आप को और मजबूत करें। उनकी इस रणनीति से एनडीए को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या चिराग पासवान का जिस तरीके के आरोप पिछले विधानसभा चुनाव में लगे थे, एक बार फिर सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो नुकसान किसको होगा, किसको करवाने की कोशिश है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हो गए, उससे कौन कौन परेशान है? क्या केवल एनडीए या महागठबंधन भी? यह भी बड़ा सवाल है। इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ हैं, अजय सेतिया जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी मौजूद है, राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, बड़ी दिलचस्प होती जा रही है सियासत बिहार की। एक तरफ राहुल गांधी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी इस बार जिस मोड में नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि वो जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको किसी तरह खींचकर अपने पास लाना चाह रहे हैं। भले छोटा ही टुकड़ा इस बार आए, लेकिन आए जरूर। और ये परेशानी आरजेडी के लिए भी है। और जिस तरीके से जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, वो सीधा नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक रहा है या कोर सियासत रही है, उस पर हमला दिखाई देता है। कैसे देखें इसको? इधर चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी एनडीए के लिए एक दिक्कत होगी, नहीं होगी? कैसे देख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान एनडीए के लिए दिक्कत तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी एनडीए के बाहर रह के भी एनडीए को बहुत फायदा पहुंचाया था और नीतीश कुमार के कॉस्ट पे इनफैक्ट, और बीजेपी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट था, ये हम सब जानते हैं। इस बार वो एनडीए के अंदर हैं और काम वही कर रहे हैं जो उन्होंने पिछली बार किया था। जितनी ज़्यादा सीटों पे चिराग लड़ते हैं, नीतीश कुमार को हमने देखा था उतनी सीटों पे उनको नुकसान हुआ था। तो अब नीतीश कुमार को शायद कट डाउन करने के लिए ये बीजेपी की ही एक इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो चिराग पासवान को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उनको बिहार में उतार दे। और उनको कुछ ज़रूर इसके लिए वायदे भी किए गए होंगे, नहीं तो एमपी होते हुए वो अगर बिहार से लड़ने का मूड बना रहे हैं तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। तो कुछ तो उनको ज़रूर प्रलोभन दिया गया होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने राहुल गांधी की विजिट्स की बात की, राहुल गांधी इस बार कांग्रेस को एक मजबूत फुटिंग पे लेके चुनाव में जाना चाहते हैं। अब वो कितना कर पाएंगे, बिल्कुल जीरो से लेके अगर किसी को आगे जाना है तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन देखना होगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो तो गठबंधन, महागठबंधन का हमेशा से हिस्सा रही है और लालू यादव के रहमो करम पे ही रही है, ये भी हम लोग सब जानते हैं। तो ये सिर्फ बेसिकली एक नूरा कुश्ती वाला एक फेज चल रहा है कि हम दिखाएं कि हम बहुत मजबूत हैं तो हमें थोड़ी सीटें ज़्यादा मिल जाएं। पिछली बार भी सीटें इनको मिल गई थी, 70 सीटें शायद दी थी आरजेडी ने, उसमें से इनको 19-20 कुछ आई थी। बहुत ख़राब इनका परफॉर्मेंस रहा था। इनफैक्ट कांग्रेस की परफॉर्मेंस की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो गया और आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई थी पिछली बार। तो अब इस बार राहुल गांधी के पैतरे क्या आउटकम होता है हमको पता नहीं, अभी तो बहुत समय है और राजनीति में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर लेकिन इस बार नीतीश कुमार का रहेगा। पिछली बार भी हमने देखा कि नीतीश कुमार की बहुत कम सीटें थी, तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की थी, तो भी बीजेपी ने उनको
मुख्यमंत्री बनाया। और अब नीतीश की जो पब्लिक में दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य को लेके, जो उनके मेंटल कंडीशन भी है, सब पे सवाल उठ रहे हैं। वो अपने आप को एक मजाक का पात्र बना रहे हैं इन पब्लिक। उनके कई हमने देखे हैं ऐसी हरकतें हैं जो कि बिल्कुल लगता है कि वो शायद मेंटली अब उतने स्टेबल नहीं रह गए हैं। तो नीतीश कुमार एक तरह से बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं, और बीजेपी ना खुल के कह पा रही है कि नीतीश हमारे साथ हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ना ये भी खुल के कह पा रही है कि हम अपना दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होगा कि नीतीश वर्सेस बीजेपी क्या इक्वेशन रहेगा और बीजेपी उसका किस तरह से फायदा या नुकसान उठाएगी। मुझे लगता है चिराग पासवान को उसी में एक मोहरा बनाया गया है कि वो एक मजबूत स्थिति में रहें ताकि नीतीश की पावर और कम हो जाए, तो उस हालत में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना सके। गेम प्लान मेरे ख्याल से ये हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का ये बहुत पुराना एक सपना है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बने, और आज तक मोदी जी के चरम पे भी जब उनकी पॉपुलैरिटी थी तो बन नहीं पाया था। ये इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल अपना पूरा का पूरा जोर उसी बात पे लगा रही है। आरजेडी कांग्रेस तो देखना होगा, उनकी जो जैसे पोजीशन में बहुत ज़्यादा कोई ना फर्क हुआ है, ना कांग्रेस अभी आज की डेट में बहुत मजबूत ही दिखाई दे रही है, ना आरजेडी में के सपोर्ट बेस में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो जातिगत कास्ट सेंसस वाला एक दांव चल रहे हैं राहुल गांधी, और बार बार रिपीट कर रहे हैं उस बात को, बिहार की जो राजनीति है मुझे लगता है कि उसमें उसका असर पड़ेगा। और अगर सेंटर ने भी कास्ट सेंसस अगर अनाउंस कर दिया है तो कम से कम राहुल गांधी ये बात तो अपना हक से कह ही रहे हैं कि हमारे दबाव में उन्होंने किया है। अब वो कितना उनके फेवर में जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी कास्ट बेस्ड राजनीति को बहुत ज़्यादा, दलितों पिछड़ों की उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है। ये लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वो कांग्रेस की बात पे कितना भरोसा कर रहे हैं, करेंगे आगे चल के, ये भी देखना होगा। तो बिहार की पॉलिटिक्स तो अभी लंबी चलने वाली है और हम उसका आनंद लेते अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हम उसका आनंद लेते रहे। अभी तो कह सकते हैं कि एक तरीके से अब मैच स्टार्टिंग की बेल बजी है। अभी देखिए क्या क्या होता है। राहुल गांधी कल राजगीर में मौजूद थे, वहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। राहुल गांधी एक बार फिर उसी तरीके के एजेंडा बनाने की बिहार में कोशिश करें। बिहार की कोर सियासत आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर लगातार सियासत होती रही। आरजेडी भी उसी में से अपना चंक लेती रही। नीतीश कुमार का भी बड़ा कब्जा उस पर रहा। नीतीश कुमार का भी कोर माना जाता रहा कि वोट वही है। राहुल गांधी अभी से नहीं, पिछली जितनी बार वो बिहार गए हैं वो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित की बात कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने कर दी थी पार्टी का अध्यक्ष बदलने से, प्रदेश अध्यक्ष बदलने से लेकर। क्या राहुल गांधी नीतीश के साथ साथ आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? कि नुकसान पहुंचाना यानी कि अब उसकी छत्र छाया से बाहर निकलना, उसके प्रभाव से बाहर निकलना, और हो पाएंगे कामयाब? क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी को अब कम से कम बिहार जैसे राज्य में तो फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा, वो हिम्मत दिखानी होगी ताकि कुछ तो वापस आए। राहुल गांधी जितना अभी दौरा कर रहे चुनाव के पहले, उतना ही दौरा बीच में भी किए थे, लेकिन चुनाव के दौरान नहीं गए। और तेजस्वी यादव जी की तरफ से यही कहा गया था कि चुनाव में उनकी तरफ उनका नहीं आना, रैली नहीं करना नुकसान का कारण रहा और हम सरकार नहीं बना पाए। फिर दूसरी जो कांग्रेस की तरफ से एक कहना चाहिए फिर से गलती की गई है, वह है कन्हैया कुमार के चेहरे को प्रेजेंट करना। कन्हैया कुमार आज बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है बिहार में, और आप उनका पहले भी प्रयोग देख चुके हैं कि जब लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद गठबंधन तोड़ के लालू यादव जी ने कन्हैया को चुनाव हरवाया था। फिर कन्हैया कुमार को दिल्ली में प्रयोग किया गया। दिल्ली में भी कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार और उदित राज दो बड़े चेहरे उतारे गए, और उनका असर क्या हुआ, कांग्रेस का वोटा परसेंटेज कम हो गया। तो दूसरी गलती तो कांग्रेस ये करने जा रही। तो आप जो परंपरागत वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, उनको यदि आप बढ़ाएंगे और उनको आगे करके, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स राहुल गांधी की समझ के बाहर की चीज़ है। वहाँ तो चाय के ठेलों से शुरू होती है पॉलिटिक्स, सवेरे शुरू होती है और रात तक चलती है, और वो दोनों मुझे लगता है पॉलिटिकल ऊर्जावान राज्य हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का दौरा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा ताकत दे पाएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात, जो आप बार बार चिराग की बात लेके आते हैं, देखिए चिराग पासवान उस विरासत से आते हैं जो रामविलास पासवान के वोट को अपने साथ लाने में सफल रहा। जिस तरीके से अखिलेश मुलायम का वोट ले आए, तेजस्वी लालू जी का वोट ले आए, चिराग भी अपने पिता का वोट ले आए। अब चिराग पासवान की जो अगली रणनीति है वो ये है कि सिर्फ दलित वोट हमारे साथ आए हुए हैं, रामविलास जी के साथ अन्य समाज के वोट भी जाया करते थे।
तो जो 5 से 6% उनका वोट है, यदि 2 से 3% वोट और उनके पास आ गए तो उनकी जो एक पॉकेट वाली पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स लंबे समय तक चलेगी, जैसे रामविलास पासवान जी की चलती थी। रामविलास पासवान जी कभी अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को किंग मेकर कहा कि यहाँ जो भी सरकार बनेगी उसमें किंग मेकर हम रहेंगे। तो राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति में रामविलास पासवान जी ने अपने आप को किंग मेकर के रूप में प्रस्तुत किया। तो चिराग पासवान की तरफ से खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके पीछे उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उस तबके को अपने साथ लाना जो युवा चेहरे को देखना चाहता है। तो इसका आशय यदि हम लगाएं तो आज युवा चेहरा और ताकतवर चेहरा वहाँ पे तेजस्वी यादव जी हैं। तो इस बार के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए तेजस्वी को टारगेट करके चल रहे हैं, जैसे पिछली बार वो नीतीश को लेके चल रहे थे। तो इस बार जो इंडी गठबंधन है उसको चारों तरफ से खतरे हैं। जैसे ओवैसी जी पिछली बार बड़ा नुकसान किए, इस बार प्रशांत किशोर जी नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कुछ एड ऑन नहीं करेगी और सीपीआई एमएल का एक अपना छोटा सा पॉकेट है। तो पूरी लड़ाई जो 2025 विधानसभा चुनाव की होनी है उसमें अकेले तेजस्वी को लड़ना है। जबकि एनडीए गठबंधन में आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी अपनी जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, चिराग अपनी जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है और नीतीश कुमार का वोट है। तो एनडीए में कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ वोट दिख रहा है और इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं संघर्षमय स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है अजय सर, चिराग पासवान जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके पीछे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिहार की सियासत में अगर देखें तो एक बड़ा दलित चेहरा जो है उसकी ज़रूरत लगातार अब महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे नेता थे जो अब नहीं हैं हमारे बीच, उसको लेकर लगातार बात होती है। जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, इस तरह के नेताओं के तो नाम आते हैं, लेकिन अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, चुनाव जीता, 5 सीटें जीते, पिता के वोट को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन अभी वो प्रासंगिकता नहीं बन पाई है एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर। उसके साथ अब ये भी जोड़ने की कोशिश हो रही है कि भाई हम सिर्फ दलितों के नेता नहीं, हम सबके नेता हैं। अब आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने की बात नहीं हो रही कि वहाँ से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो ये जो मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है, खास करके चुनाव के 2-3-4 महीना पहले एनडीए में कुछ अलग तरीके से पकड़ा है। मैं इसको इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि क्या कोई दूसरी रणनीति है कि किसी को, मतलब महागठबंधन को कोई और मौका मिले ही नहीं, जो भी आए हम दाएं बाएं से समेट के अपने पास ले आए। बिल्कुल, आपने लास्ट वाली लाइन बिल्कुल सही बोली है। एनडीए मिलकर ही चुनाव इस बार लड़ेगा, चाहे कितनी भी धारणा बनाई जाए कि चिराग निकल सकता है या चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है या चिराग पासवान बार्गेनिंग करेगा बीजेपी से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये हवा बनाई जा रही है ताकि दलित वोट जो हैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो मुझे लगता है कि ये एनडीए की रणनीति का हिस्सा है कि चिराग को उछाला जाए, क्योंकि 20-21% दलित वोट है। जितना ज़्यादा उसके साथ जुड़ेगा उतना फ़ायदा एनडीए को होगा। तो पिछली बार वाली बात तो इस बार होनी नहीं है कि चिराग पासवान जो है अलग निकल करके उसका, पिछली बार चिराग पासवान अलग निकले तो उसका फ़ायदा भाजपा को हुआ, लेकिन भाजपा को नहीं, तेजस्वी यादव को हुआ। तेजस्वी यादव 75 सीटें जीत पाए, वरना वह नहीं जीतते। अगर वह एनडीए का हिस्सा होते चिराग पासवान, जहां जहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार दिए जेडीयू के सामने, वहां आरजेडी जीती। तो इसका लाभ जो है तेजस्वी को हुआ। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार टारगेट ये है कि सरकार हर हालत में बने, सरकार कैसे भी बने वो बननी चाहिए। तो इस बार टारगेट नीतीश कुमार नहीं होंगे। वैसे भी नीतीश कुमार का अब वो रुतबा तो नहीं रहा है जो पहले था। अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण आया है, उस सर्वेक्षण में तेजस्वी को सबसे लोकप्रिय बताया जा रहा है। लेकिन पिछले 25 साल में आरजेडी कभी भी 100 सीटें क्रॉस नहीं की है, वो 100 से नीचे ही नीचे रही है। एक बार 124 आई बीच में शायद। और वहां जब गठबंधन होगा तो उस गठबंधन की ही जीत होगी। एक बार 2015 में गठबंधन हुआ आरजेडी का और जेडीयू का, तो वो जीते। और उसके अलावा अगर जेडीयू का भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो वो जीतती है। तो बिना गठबंधन के कोई जीत नहीं सकता। और इंडी अलायंस का कोई गठबंधन इस समय वहां दिखता नहीं है। जितनी मर्जी भागदौड़ कोशिश राहुल गांधी कर लें, वहां कांग्रेस का कुछ होने वाला है नहीं। कांग्रेस निर्भर रहेगी तेजस्वी पर। तेजस्वी जितनी सीटें देंगे वो जीत पाएंगे। और पिछली बार आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि इतनी सीटें मैं कांग्रेस को ना देता तो अच्छा होता, सरकार बना लेते, हमारी सीटें ज़्यादा आ जाती। तो कांग्रेस को लेकर के आज भी तेजस्वी का रवैया वही रहेगा। तेजस्वी को पता है कि उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसको उसके लोकप्रियता पर जो है चुनाव जितना जीत सकेंगे। और
यादव वोट उनके साथ है, इंटैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं हम, 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो और इधर लगातार ये आप देखिए कि जब जब पार्टियां अलग चुनाव लड़ती हैं उसका वोट परसेंटेज बढ़ता है, सीटें घटती हैं। हमेशा ये रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ा तो उसका वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें घटी। और आरजेडी ने अकेले चुनाव पिछली बार लड़ा, एक अकेले समझिए आप, तो उसका जो है वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन सीटें सिर्फ 5 घटी, ज्यादा नहीं घटी लेकिन। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एनडीए इंटैक्ट रहेगा और इनकी जीत आसान होगी। बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो उसके बाद जब सीटें घट गई थी जेडीयू की, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन क्योंकि चुनाव में वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री हम नीतीश कुमार को बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और उस वक्त एक मैसेज भी दिया था कि हमने उद्धव ठाकरे को नहीं कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कि मैसेज उनको भी दिया था कि इनकी सीटें कितनी कम है हमारे से, फिर भी हम बना रहे हैं, क्योंकि वायदा किया चुनाव का। तो वो एक जो मैसेजिंग थी वो भी थी। आज मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट फिर से नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के बिना भाजपा सरकार बना नहीं सकती, और अगर नीतीश कुमार प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। यह भी एक बात आप मान लीजिए। और दूसरी, जहां नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे होंगे वहां मोदी और नीतीश कुमार के फोटो लगेंगे, और जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे होंगे वहां चिराग और मोदी के फोटो लगेंगे। इस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जा सके। ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूँ अनुराग सर आपके पास, लेकिन कुछ दर्शकों के कमेंट्स हैं, एक बार जरा वो इसमें मैं जोड़ देता हूँ। अवधेश यादव यहाँ पर लिखते हैं, अवधेश सर को यहाँ पर आप लोग मत मान लीजिएगा, अवधेश यादव यहाँ पर लिखते हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा चिराग और प्रशांत किशोर को के अलग चुनाव लड़ने से। ये यहाँ पर अवधेश यादव लिख रहे हैं। आरएस द्विवेदी का लिखना है कि चिराग का सपना सीएम की कुर्सी पाना है। मुकेश कुमार लिखते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग लाओ, बिहार बचाओ। और अरमान लिखते हैं कि बीजेपी से चिराग परेशान है और अब वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और सीएम बनना चाहते हैं। और यहाँ पर गंगा यादव लिखते हैं कि तेज प्रताप कहीं नहीं जाएंगे, वो आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे। ये भी दावे हो रहे हैं। लेकिन अनुराग सर मुझे एक बात बताइए, चिराग पासवान को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भरोसा उस पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? क्यों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी किसी और दिशा में जा रहे हैं? कुछ तो करना होगा अपनी सियासी ज़मीन को वापस पाने के लिए, कुछ तो कोशिश करनी होगी। और राहुल गांधी उसी कोर वोट बैंक पर हमला कर रहे हैं, ईबीसी की बात कर रहे हैं, आरक्षण में 50% का ब्रैकेट जो है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। पहले जातिगत जनगणना की बात होती थी, अब बता रहे हैं कि भाई फॉर्म जो बनाएंगे वो 4 लोग बंद कमरे में बैठ के बनाएंगे। इस तरीके से वो बता रहे हैं। देखिए, अगर मतलब हम विश्लेषण राहुल गांधी जी ने जो जातिगत जनगणना की बात करी थी, तेलंगाना वर्सेस बीजेपी का मॉडल, वो अपने आप में वो खुद भी क्लियर नहीं थे कि वो बोल क्या रहे हैं, अगर आप एक्चुअली उनका भाषण का उस चंक को सुनेंगे। उसके अलावा अगर बिहार में राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं तो उसमें जो डर की बात है वो डर बीजेपी या एनडीए को नहीं है, वो डर है तेजस्वी को और उनकी जो सहयोगी दल हैं उनके लिए डर की बात है कि राहुल गांधी जी कहीं उनकी लुटिया ना डुबोते। दूसरी बात आती है कि चिराग पासवान की। चिराग पासवान अगर वहां जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, जो ये चुनाव है 2025 का चुनाव है, ये ऐसा बड़ा क्रिटिकल चुनाव है बिहार का। ये वहां पे तय करेगा कि अगले 25 साल 30 साल तक बिहार का नेता कौन होगा। उसके मोटे मोटे 3 से 4 दावेदार हैं, पीके, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और एक छोटा सा नाम उसको एक संभावना मान लेते हैं, कन्हैया कुमार। इसके बड़े मोटे मोटे नाम पे मैं बात कर रहा हूं कि जो पारिवारिक एक विरासत के साथ आ रहे हैं कि वो उनके पिताजी की जो जनरेशन थी वो खत्म हो चुकी है, अब वो विरासत ट्रांसफर होगी, कौन बिहार का बड़ा नेता रहेगा। जो अजय जी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी भी है, लेकिन मैं मोटे मोटे इन को मानता हूं कि इन्हीं में से कोई 3 में से कोई होना चाहिए। अब चिराग पासवान के अगर उस पर देखा जाए, देखिए चिराग पासवान के साथ जो एक पॉजिटिव चीज है जो इनके पास नहीं है, तेजस्वी यादव के पास, साफ सुथरी छवि। जो भ्रष्टाचार के जो बड़े आरोप लालू जी के साथ रहे, वो लिगेसी इनके पास नहीं है। नहीं, अपनी छवि तो ठीक है, बैगेज है उनके ऊपर। हाँ, उनके साथ जो बैगेज है वो नहीं है। तो चिराग पासवान दूसरा जो सपना देख सकते हैं यहां पे कि
बीजेपी जो है बिहार के मामले में कुछ हद तक थोड़ी सी उदार रही है कि वो सहयोगी दल को मुख्यमंत्री पद देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रही है। तो शायद चिराग पासवान ये भी सपना देख सकते हैं कि मैं वहां पे मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं। कोई भी बड़ा नेता वो राज्य का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा पसंद करेगा बनिस्बत वो केंद्र में एक मंत्री बनने के लिए। तो अगर चिराग पासवान ये सपना देख रहे हैं तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज, आश्चर्यजनक वाली चीज नहीं है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी अगर वहां पे बहुत ज्यादा चुनाव में एक्टिव हुए तो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है समीर सर, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हर बार ये सवाल होता है, पिछले कम से कम 2-3 चुनावों से तो हो रहा है कि भाई बीजेपी का सपना तो है अपना मुख्यमंत्री बनाने का, क्या इस बार उस स्टेज में पहुंच पाएंगे? रणनीति के तहत हम देखें जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, और बिहार में अगर बात करें, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अभी भी चर्चा करते हैं कि भाई चुनाव से कुछ महीने पहले बदल देंगे, तो भाई चुनाव में टाइम बचा नहीं है। अगर नीतीश कुमार की सीटें कम होती हैं या नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो भी नैतिक दबाव होगा, कम से कम अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो भी नैतिक दबाव होगा कि सीएम कैसे बनाए किसी और को। अगर बिहार में आप एक बार उदाहरण दे चुके हैं, लेकिन फिर अपना सीएम कैसे, वो जो सपना है बीजेपी का वो कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा? इस बार उम्मीद है बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी अपना बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगी। देखिए, कोई उदार नहीं होता, कोई किसी के लिए राजनीति में उदारता करता नहीं है। नीतीश कुमार को 2020 में 42 सीटें आई थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुख्यमंत्री बनाया तो ये भारतीय जनता पार्टी की उदारता नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी का डर था कि अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उनके पास लालू के साथ जाने का ऑप्शन है। नीतीश कुमार ने लालू के साथ भी सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बनाई है, तो ये राजनीतिक मजबूत रही है। एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई क्योंकि वो शिवसेना तोड़कर आए थे, सरकार में आना था तो एकनाथ शिंदे को लेकर आए, और जब भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें महाराष्ट्र में जीत जाती है तो एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी बना देती है और अपना मुख्यमंत्री बना देती है। तो राजनीति में कोई किसी के लिए पद छोड़ता नहीं है, राजनीतिक मजबूरियां होती है जब कुछ समय के लिए आपको समझौता उस पद कुर्सी से करना होता है। देखिए, तय कि अब 2043 सीटें बिहार विधानसभा की आती है। पिछली बार अगर 2020 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यूनाइटेड ने 122 और 123 सीटें आपस में बांट ली थी। उसमें से कुछ सीटें अपने सहयोगी दलों को दोनों ने दे दी थी। चिराग पासवान ने उस समय 36 सीटें मांगी थी गठबंधन के अंदर कि हमें 36 दो, उनको 36 सीटें दी नहीं गई तो वो 135 सीटों पर चुनाव लड़े, 134 सीटों पर वो हारे, एक मटिहारी सीट वो जीते थे, जो विधायक बाद में जनता दल यूनाइटेड के साथ शामिल हो गया। गठबंधन को, एनडीए को उन्होंने 42 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, नीतीश कुमार को उन्होंने 36 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, वीआईपी को 4 सीटों पर दिया था, हम और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। आज नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है, आज चिराग पासवान इस स्थिति में नहीं है कि नुकसान पहुंचा जाए, क्योंकि वो केंद्र के अंदर मंत्री बने हुए हैं और 5 लोकसभा के उनके सांसद है। जब उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया था उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक हश्र भी देखा कि किस तरीके से उनके चाचा से उनकी पार्टी तोड़वा दी गई, चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया, बाद में चिराग पासवान को एक दूसरी पार्टी बनानी पड़ी। तो चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है कि वो वहां पर जाकर अपने लिए मुख्यमंत्री का दावा कर सके। वो जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री अगर बनना है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में ही बनेगी और तब बन सकते हैं कि जब वो एक राजनीतिक ताकत बने। अब सवाल यह है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार कितनी सीटें देंगे? क्या उनको 36 सीटें जो 2020 में मांगी थी वो देंगे? आप नहीं दोगे तो उन्हें 20, 22, 15 सीटों पे आप तैयार करोगे। जो सीटें आप काट कर दोगे उस सीटों पर जेडीयू के जो नेता रहेंगे, क्या वो ये समझौता में मानेंगे कि हमारा टिकट कट रहा है? उनके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि वो या तो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे या वो तेजस्वी के साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से स्थिति में नहीं है कि जो 20 साल उन्होंने राज कर लिया था, आज नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है और स्वास्थ्य भी साथ ही नहीं दे रहा है। तो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस ने दलित प्रदेश अध्यक्ष अपना बना दिया है। पिछली बार जरूर कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, इस बार उनकी कोशिश है कि हम ज्यादा सीटें जीते, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार हम ज्यादा सीटों पर लड़े, ज्यादा सीटें जीते और इस स्थिति में आ जाए कि हम बिना नीतीश कुमार के भी मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ जाए। फिर उसमें चाहे हम की कुछ सीटें आ जाए, क्योंकि हम भी उनका सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी गठबंधन में उनको कुछ सीटें देना पड़ेगी, चिराग पासवान जिस सीटों पर लड़ेंगे वो उनको समर्थन देंगे। तो नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश करेगी और यह कोशिश सुनिश्चित करेगी कि नीतीश की इतनी भी सीटें नहीं आए कि वो तेजस्वी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में चले जाए, वरना नीतीश के पास ये ऑप्शन रहेगा। अब नीतीश कुमार के बेटे का भी नाम चल रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति क्या होगी। क्या निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू प्रोजेक्ट करेगी, नीतीश कुमार उनको लेकर आएगी? इधर अभी जब चिराग का चला के चुनाव लड़ेंगे तो जीतन राम मांझी का बयान आ गया कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं भी दलित हूं, मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, मेरा बेटा संतोष कुमार अभी ऑलरेडी मंत्री है। तो उनकी भी इच्छा है कि भाई अगर चिराग
इस स्थिति में मुख्यमंत्री का ख्वाब दे सकते हैं, तो मैं भी देख सकता हूँ। और उन्होंने तो बिहार में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है कि बिहार में बाहर है, बिन माजी सब बेकार है, तो वो भी अभी से अपनी दावेदारी बिहार की राजनीति में पेश करनी शुरू कर दी है। तो अभी सारा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके ऊपर नहीं करेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, नेतृत्व उनका होगा। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखने की कोशिश करेगी, जीतने वाली, और ज्यादा सीटों में जीतेगी। और उसके बाद ये तय करेगी कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या रखना है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो नीतीश कुमार को क्या केंद्र में लेकर आना है, क्या पद देना है, उनके बेटे को एडजस्ट करना है, तो राजनीतिक समीकरण सारे तय भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। चुनाव परिणाम कैसा आता है, उसमें तेजस्वी को सीटें कितनी मिलती है, कांग्रेस को कितनी मिलती है, बीजेपी और जेडीयू को सीटें कितनी मिलती है, प्रशांत किशोर क्या रोल भूमिका करते हैं, जो चुनाव के बाद जो सीटों का संख्या बल पार्टी के पास होगा उसके हिसाब से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। उसके बाद यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से पूरे खत्म हो जाए, यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, भाजपा की मजबूरी बने, यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को नया गठबंधन आरजेडी के साथ बनाकर किसी के साथ चले जाए। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चुनाव परिणाम तय करेगा कि बिहार की राजनीति क्या आकार लेने वाली है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए यही सवाल मेरे मन में आ रहा था। जी मैम, जल्दी से आ जाएं उसके पहले अभी शायद अनुराग जी ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी का बार बार जाना और जो भी पिच कर रहे हैं वो अपने कोर वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा इस पे हास्यास्पद लगा, क्योंकि कांग्रेस का कोर वोट बैंक बिहार में कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल शून्य है आज की डेट में। और जैसे मैंने कहा था, वो लालू जी के रहमो करम पे वहाँ चुनाव लड़ती है और जीतती है। अभी जो जातिगत वाला पिच कर रहे हैं, जनगणना वाला, वो थोड़ा बहुत यही कोशिश है कि एक वोट बैंक अपना बना सके। जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को लग रहा है कि उसमें से वो थोड़ा अपनी तरफ शायद अट्रैक्ट कर सके, तो एक उनके पास थोड़ा एक चंक ऑफ वोट्स आ सकता है, जो दलित, महादलित, ओबीसी का एक तबका, जो कि नीतीश का कास्ट वाला नहीं है, जो नॉन कुर्मी ओबीसी का तबका है वो, तो वो कुछ एक कोर वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल उनके पास कोर वोट बैंक नहीं है। अपर कास्ट तो कांग्रेस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है, तो कोर वोट बैंक कांग्रेस के पास अपना नहीं है। दूसरा एक चीज मैं कह दूं, प्रशांत किशोर को हम लोग बहुत शायद ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिहार की जो जाति बेस्ड राजनीति है उसमें प्रशांत किशोर पता नहीं कहां फिट होते हैं। स्ट्रैटेजिस्ट होना, पेपर पे प्लान बना के किसी दूसरे को एग्जाम पास करवा देना अलग होता है, और खुद एग्जाम में बैठ के उस एग्जाम में टॉप करना अलग चीज होती है। मैं थोड़ा प्रशांत किशोर को लेके बहुत स्केप्टिकल हूं। ठीक है, जल्दी से मैंने जो कहा था कि वो राहुल गांधी जी अगर बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो तेजस्वी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेजस्वी जी को नुकसान वो अपने वोट बैंक में इजाफा करके या कमी करके नहीं, वो अगर वो सीटों के बंटवारे में वो थोड़े से स्ट्रांग हुए तो उसमें तेजस्वी को नुकसान हो जाएगा, उनकी जो सीटें लाने की क्षमता है उस पर असर पड़ेगा। प्लस जो है, जो वहाँ फिर जिस तरह के भाषण होंगे, जिस तरह से उसके मजाक बनेंगे, उससे विपक्षी दलों को फायदा पहुंचेगा। मेरा कहने का मतलब ये था, शायद आपने उसे दूसरे तरह से समझ लिया। जयदीप सर, सबकी बात से यही समझ में आ रहा है कि बिहार की जो सियासत है ना, वो तो जलेबी है, किसी को बहुत मीठा स्वाद दे देगी, किसी का हाजमा खराब कर देगी, कोशिश सबकी जारी है। अच्छा, नीतीश कुमार अभी भी ऐसा फैक्टर बने हुए हैं। समीर सर जो अपनी बात में कह रहे थे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है, आप उनकी उम्र को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर सवाल उठाते रहिए, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी बहुत रेलेवेंट फैक्टर हैं बिहार में। क्या जो तमाम रणनीति हम देख रहे हैं, चिराग पासवान फिर से एक बार मैदान में कूद रहे हैं 2020 की तरह, ये सब कुछ उसी के हिसाब से आप भी देख रहे हैं? ये बिहार हमेशा से ही जलेबी से भी ज़्यादा कठिन रहा है, वो इमरती के आगे का ही रहा है। जलेबी फिर भी थोड़ी सीधी होती है, इमरती में और घुमाव ज़्यादा होते हैं। और बिहार की राजनीति, लोग जो संयुक्त बिहार था झारखंड के समय वाला, आप भी देखिए तब इतने छात्र आंदोलन हुए, कैसे सरकारें गिर गई, और उस वक्त में 32% से 35% के वोट बैंक पे बैठी हुई कांग्रेस की आज क्या स्थिति है, कैसे वो पीछे चली गई, वो एक अलग कहानी। और ये सही कहा पूर्णिमा जी, वो हर जगह अब पिछलग्गू वाली स्थिति में, यहाँ अखिलेश यादव के पीछे खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ तेजस्वी के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। आपने जो इसके चिराग पासवान वाली बात की, उनकी लेगेसी को रामविलास की वो लेके आगे जरूर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसी छवि उनकी कभी नहीं बनी। और खुद रामविलास पासवान भी केंद्र की राजनीति में हमेशा ज्यादा दिलचस्पी रखते रहे, केंद्रीय मंत्री पद कोई मिल जाए और यहाँ उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे, वो उन्होंने खुद भी, उनके पिता ने वही राजनीति की। मुझे लगता है जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास अपर क्लास का कोई वोट बैंक नहीं है, दलित राजनीति वो शुरू से कर रहे हैं। कितने दलित हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स में दलित हैं, वो पूरा टारगेटेड उसी तरफ था जहां से वो चाहते थे कि उनको चाबी मिल जाए, जो हर बार वो चाबी ढूंढते हैं।
कुछ काम लोकसभा चुनाव में वो चाबी आई भी है, उसमें संविधान बदल देंगे वाला पक्ष, वो संविधान बदल देंगे वाले से भी कौन सा वोट बैंक हिट हुआ? दलित ही वोट बैंक हिट हुआ। वो कहाँ जा रहे हैं? वो अम्बेडकर हॉस्टल जा रहे हैं, दलित छात्रों के बीच जा रहे हैं। दशरथ मांझी के घर पे जो माउंटेन में दशरथ मांझी के घर पे गए हैं, और दशरथ मांझी के घर पे भी जब गए हैं तो विवाद भी खड़ा हुआ है। उनके लिए वहां पर जो वीआईपी व्यवस्थाएं की गई और तुरंत उनके जाने का उखाड़ ली गई, उसको लेकर वहां उस गांव में जिस तरह का पूरा स्वर है वो भी हमें देखना और समझना चाहिए। लेकिन रणनीति के तहत कांग्रेस की अगर रणनीति समझे तो इसके दो कारण हैं। एक तो उनको पता है कि पूरा वोट बैंक हमसे छिन चुका है, तो दलित से ही शुरू कर सकते हैं। संसद में वो दलित को लेकर मुखर हैं, सड़क पे वो दलित को लेकर मुखर हैं। उसी के काट के रूप में पहले एक सामाजिक आर्थिक जनगणना जो आई थी सामने केवल बिहार की, वो आ चुकी है, और उसी के साथ इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के बीच में भी जातिगत जनगणना की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट के बाद हो चुकी है, और अब तो तारीखें भी आ चुकी उस जनगणना की। ये सब के केंद्र में क्या है? वो बिहार है। वो बिहार है जिसके केंद्र में जाति है और जाति की जनगणना है। इसीलिए राहुल गांधी का भी सारा लक्ष्य वहीं पर है। वैसे में अगर किसी रणनीति के तहत ही चिराग को फिर से एक्टिव करके वहां पर भेजने की बात कि मैं बिहार जाना चाहता हूं, लोगों की मांग है कि मैं भी चुनाव लड़ लूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी स्ट्रैटेजी रूम में बात हुई कि अगर जो कुर्मी वाला और नॉन ओबीसी वोट बैंक है नीतीश कुमार के अलावा, उसको कहीं से थोड़ी भी सेंध लगती है तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है चिराग पासवान की एंट्री से। ये एनडीए की रणनीति के तहत एक सोची समझी चाल हो सकती है कि अगर कहीं, क्योंकि किसी भी प्रयोग को कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा हो या आरजेडी की तरफ से, उसको हल्के में लेना मेरे ख्याल से एनडीए नहीं चाहेगी। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तमाम आप बात कह ले लालू के जंगल राज का, तमाम कुछ भी कह ले, आप कभी आश्वस्त नहीं हो सकते कि नीतीश कुमार को सामने रख के भी पूरा बिहार आपके कब्जे में या पूरे बिहार का वोट बैंक आपके पास है। बिहार आपको कभी भी चौंका सकता है। इसलिए बिहार को लेकर दोनों ही तरफ की दल और रणनीतिकार हमेशा ज्यादा सजग होते हैं। ये 6 दौरे हो जाना और उन पूरे के पूरे 6 दौरों में लगातार दलित वोट बैंक पर ही फोकस होना, उसकी काट के रूप में चिराग को लाया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा किया भी गया। वो सचमुच आगे जाकर क्या इतने सर्वस्वीकार हो जाएंगे, उनकी खुद की सीटें कितनी होंगी, कितनी। और राहुल गांधी का दलित के साथ साथ जो दूसरा लक्ष्य हो सकता है इस तरह के दौरों से, वो अपने लिए ज्यादा सीटों पर मांग कर लेना, नेगोशिएट कर लेना। क्योंकि अब हर जगह दिक्कत यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, वहां की स्थानीय पार्टी है, उसके रहमो करम पर ही कांग्रेस को मिलने वाली सीटें तय है। और बिल्कुल ठीक कहा अजय जी, बता भी रहे थे कि पिछली बार खुद तेजस्वी ने कहा कि मैं इनको कम सीटें देता तो शायद मेरे लिए फायदा हो जाता। तो उस नेगोशिएशन पावर को बढ़ाने के लिए हमेशा आप देखिए ना, जो लोकसभा चुनाव में सफलता मिली उसके बाद उस नेगोशिएशन पावर को यूज करने के लिए अगले चुनावों तक रुक गए, और चुनावों में दुष्परिणाम हो गए तो नेगोशिएट करने की स्थिति में रहे। दिल्ली में केजरीवाल ने भी उनके खिलाफ यही कहा, हरियाणा में भी उनके साथ वही दिक्कत हुई। अपना अपर हैंड रखने की कोशिश में और अपने आप को बड़ी पार्टी, बड़ा भाई बनाने की कोशिश में वो और नीचे चले गए, वो और छोटे अनुज बन के रह गए हैं, जिसमें केवल वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं कि इतनी सीट उनको मिल जाए। लेकिन वो इस तरह के दौरे नहीं करेंगे तो उतनी सीटें भी उनकी झोली में नहीं आएंगी जितनी शायद अभी आ सकती हैं। ये उनकी तरफ की रणनीति हो सकती है। एनडीए के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती चेहरा ही है। नीतीश का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो चिराग पासवान को आगे लाते भी तो उनको पता है कि चिराग पासवान कभी भी नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट उतने व्यापक स्तर पर, उतने बड़े स्तर पर नहीं हो सकते। एक अलग इमेज गढ़ी नीतीश कुमार ने, और इसीलिए उनकी वर्तमान स्थिति के बावजूद वो पूरी तरीके से एनडीए की मजबूरी बने हुए हैं। 3-4 विकल्प बता दिए, मुझे लगता है समीर जी ने, उसका कोई विकल्प बचता ही नहीं है। उन्होंने बता दिया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी जरूर बता दीजिए। वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन उनकी जगह वो किसको बिठाएंगे, और जीत जाते हैं तो फिर किसी को बिठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत जीतने के पहले की है, क्योंकि अगर वो उनके चेहरे को आगे नहीं रखेंगे तो जीत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए पहले तो उनको आगे रख के जीत जाएं, उसके बाद सारे विकल्प खुले हैं। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, 3 सीटें कांग्रेस से जीती है, और एक पप्पू यादव जो निर्दलीय जीते हैं वहां से, वो भी अब कांग्रेस के खाते में जोड़ लेना चाहिए। और आरजेडी के पास भी 4 सीटें रही है, तो दोनों के पास 4-4 सीटें रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी 12 सांसद थे, उधर जेडीयू के भी 12 सांसद रहे हैं। और नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के एक आधार है केंद्र में, जब 240 भारतीय जनता पार्टी की सीटें, तो नीतीश कुमार का समर्थन केंद्र के अंदर है। तो नीतीश कुमार की पार्टी क्या करेगी, इसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ये सारे समीकरण मुझे लगता है अभी होने वाले हैं। और दूसरा एक पक्ष भी है जो नीतीश चिराग पासवान के चाचा
जो फिलहाल पशुपति केंद्र में मंत्री रहे और अलग हो गए, वो क्या करेंगे? क्या वो चिराग पासवान की भूमिका 2020 में जो चिराग ने निभाई थी 2025 में वो निभाने की कोशिश करेंगे कि वो भी कैंडिडेट उतारेंगे? अब ये भी देखना बाकी है, क्योंकि राजनीति क्या होती है, क्या वो महागठबंधन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये भी तय होगा। और ओबीसी ने भी अभी प्रस्ताव भेजा है कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो क्या उसको शामिल कर सीमांचल की सीटें जो 5 सीटें उसने जीती थी उनको कुछ 10-15 सीटें देकर मुसलमानों का जो वोट बट्टा है वो आरजेडी और कांग्रेस रोकने की कोशिश करेगी? तो अभी तमाम तरह की राजनीति बिहार की राजनीति में करवट लेंगी, कई नए गठबंधन बनेंगे, कोई गठबंधन से टूट के दूसरी जगह जाएगा, कोई निर्दलीय लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी क्या भूमिका निभाएंगे उसके अंदर, ये भी देखना है। पिछली बार वो अलग चुनाव लड़े थे, क्योंकि आखिरी वक्त तक वो भी फंसा के रखते बिल्कुल वो भी फंसा के रखते हैं। तो बिहार हाँ बिल्कुल, तो अभी बहुत चीजें बिहार की राजनीति में होने वाली है और उसके बाद ही बिहार का भविष्य तय होगा। हाँ, उसके बाद ही तय होगा। जल्दी से मैम, जल्दी से। नाम लिया तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ओवैसी ने पिछली बार महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। पश्चिमांचल की 20-22 सीटों पे उनके कैंडिडेट उतरे थे और कई सारी सीटें वो जीते थे। तो अब ओवैसी की जो छवि है, पोस्ट सिंदूर जो छवि बनी है, हो सकता है कांग्रेस जो उनको हमेशा बीजेपी की बी टीम कहती रही हो, अब उनको दूसरे नज़र से देखे और अपने साथ गठबंधन में शामिल करे। तो उस सिचुएशन में कांग्रेस को और महागठबंधन को थोड़ा फायदा हो सकता है। क्या कांग्रेस सीमांचल में घुसने देगी ओवैसी को? क्योंकि सीमांचल पर तो सारा कब्जा जो है वो अभी कांग्रेस बनाना चाहती है और खुद बनाना भी चाहती है। हाँ, ये भी एक दिक्कत है। भी हो सकता है। आप अपना वोट बैंक खुद ही हैंड ओवर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है, सिंदूर वाली जो छवि है उसके बाद क्या सचमुच मुसलमान उसी तरीके से ओवैसी से जुड़े रहेंगे जैसे पहले जुड़े थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। या जिस ओवैसी की छवि आज की डेट में आई थिंक कि मुस्लिम्स के बीच में बहुत अच्छी है और वो सबसे मजबूत आवाज के रूप में देखे जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। नहीं, लेकिन इसमें जो बात वो कह रहे हैं उसमें एक लाइन जोड़ देता हूँ। वक्फ बिल पे जिस तरीके से जेडीयू का स्टैंड रहा है, उसके बाद जो नीतीश कुमार की सेकुलर छवि थी और जो वोट बैंक था कुछ निश्चित कुमार के मुसलमानों का, वो पूरा टूटेगा। वो आरजेडी के पास जाने वाला है। ये नुकसान जरूर नीतीश कुमार को होगा। हाँ, ये नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर देखिए एनडीए में भी चिंता होगी, उसी हिसाब से वो रणनीति बना भी रहे होंगे और अपना एक स्टैंड है जिसके जरिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल मची हुई है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और क्या लगता है तमाम खबरों के खिलाड़ियों को, वरिष्ठ पत्रकारों को, वो हमने आपके सामने रखा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आते आते, अभी तो चुनाव में 4 महीने हैं, चुनाव आते आते क्या कुछ हो सकता है बिहार के इस सियासी सफर में? अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।